are changing Earth. Exogenic forces. It refers to the external phenomena that occurs on the Earth's surface. The main elements of exogenic forces are air and water. Weathering. Weathering is the breaking up of the rocks on the surface of Earth. So different natural forces break the rocks into the small pieces. तो this process is known as weathering. It means कि हवा, पानी, बारिश, धूप, गर्मी की वजह से जो हमारी रॉक्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं weathering. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. तो इरोजन क्या है कि वेयरिंग अवे मतलब किसी चीज़ को हटाना. इट मीन्स कि वेदरिंग की वजह से जो रॉक्स टूट गई हैं छोटे छोटे हिस्सों में, तो हवा, पानी और बर्फ़ उन्हें अपने साथ आगे ले जाती हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरोजन. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposit. तो जब टूटे हुए रॉक्स के टुकड़ों को, छोटे छोटे पीसेस को, मिट्टी को हवा और पानी अपने साथ बहा कर ले जाते हैं. तो जब इनकी स्पीड तेज़ होती है तो ये बहा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही इनके रास्ते में कुछ आ जाता है तो इन्हें ये मिट्टी, ये रॉक्स, ये सब वहीं डिपॉजिट करने पड़ते हैं, उन्हें वहीं छोड़ना पड़ता है. And this process of erosion and deposition create different landform on the earth's surface. और इस erosion और deposition की वजह से ही अलग अलग तरह के landforms जो हैं वो बनते हैं. Work of a river. Waterfall. Waterfall are often found where a layer of harder rock overlays a layer of softer rock. Waterfall वहाँ बनते हैं जब एक सॉफ्ट रॉक को एक हार्ड रॉक अपने नीचे ढक लेती है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एज द रिवर पासिस ओवर द सॉफ्टर रॉक इट इज एबल टू इरोड इट एट अ फास्टर रेट एंड फॉर्मिंग अ स्टेप इन द रिवर बेड. अब लाइक हम पहले ही कह रहे हैं सॉफ्ट रॉक, तो जैसे ही नदी सॉफ्ट रॉक के ऊपर से गुजरती है तो वो बड़ी आसानी से उसे तोड़ सकती है, उसे घिस सकती है. तो जब पानी सॉफ्ट रॉक के ऊपर से गुजरता है तो बड़ी आसानी से उसे तोड़ देता है, जिसकी वजह से नदी के नीचे जो है वो एक स्टेप जैसी चीज़, एक सीढ़ी जैसी चीज़ हमें दिखाई देने लगती है. फर्दर इरोजन मेक्स द प्लंज पूल एंड नॉच बिगर ओवर टाइम. तो जब ये सॉफ्टर रॉक थोड़ा और ज़्यादा टूट जाती है तो जो नीचे का रिवर के नीचे जो एक हमारा पहले से सीढ़ी बनी थी वो और ज़्यादा गहरा एक खड्डे का रूप ले लेती है. लाइक वो एक पूल की तरह नज़र आने लगती है. और जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे और पानी गिरता है तो ये जो पूल है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है. एज द नॉच ग्रोज इवेंचुअली देर इज़ नॉट इनफ सपोर्ट अंडर द हार्डर रॉक. अब यानी कि जो सॉफ्ट रॉक है वो नीचे ही नीचे से टूट रही है, तो जब ये सॉफ्ट रॉक टूट जाती है तो हार्ड रॉक को सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है और फिर वो हार्ड रॉक भी जो है वो टूटकर पूल में गिर जाती है और इस तरह से ये बन जाता है वाटरफॉल. Why do river curves? River cause change on the surface over which it flows. It means कि नदी जहाँ से भी जाती है, जिस भी एरिया से वो जाती है, वो वहाँ के लैंड सरफेस पर कुछ ना कुछ चेंज जरूर लाती है. Meanders, it is the snaking pattern of water stream formed by alternatively eroding sediment from the outside of a bend and depositing them on the inside. तो ये meanders जो हैं वो एक snaking pattern में चलने वाली नदी है जो बाहर से सेंटिमेंट्स को इकट्ठा करके उन्हें बेंड के अंदर डिपॉजिट कर देती हैं. Oxbow Lake. An oxbow lake is a U-shaped body of water that forms when a wide meander from the main stream of a river is cut off, creating a freestanding body of water. The landform is so named after its distinctive curved shape resembling the bow pin of an ox. It means कि जब स्नेकिंग पैटर्न में हमारी नदी चल रही होती है तो एक कर्व जो है वो उसमें से मियांडर में से एक कर्व जो है वो अलग हो जाता है और उस यू शेप में जो वाटर बॉडी होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक. फ्लड प्लेन.
A floodplain is generally flat area of land next to a river or stream. It means कि किसी भी नदी के साथ जो एक बहुत बड़ा एरिया होता है उसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं. इट स्ट्रेच फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द रिवर टू द आउटर एजेस ऑफ द वैली. ये नदी के किनारे से शुरू होकर उस रिवर की वैली तक जाता है. फ्लड प्लेन्स आर नेचुरल फ्लडिंग आउटलेट्स फॉर रिवर. तो फ्लड प्लेन्स जो है वो नेचुरली बनते हैं और हम देख सकते हैं कि ये फ्लड प्लेन्स जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हर साल जब नदी आती है तो वो अपने साथ पीछे से बहुत सारे सेंडिमेंट्स लेकर आती है और जो बहुत ही क्या होते हैं उनके अंदर बहुत न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स की को ग्रो करने के लिए. तो फ्लड प्लेन्स जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. Levees. In time of a flood, a river may overflow its banks and spread over the floodplain. It means कि जब नदी में बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो कई बार वो किनारों को क्रॉस करके अपने आसपास के एरिया पर फैल जाता है. As it does so, it loses energy and deposit its material across the floodplain. तो क्या होता है कि उससे जो नदी की एनर्जी थी, जो उसका बहाव था, जो जिस स्पीड से वो पहले आ रही थी, धीरे धीरे जब वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसे जो भी वो मटेरियल अपने साथ लेकर आई है उसे फ्लड प्लेन में डिपॉजिट कर देती है. एज इट टेक मोर एनर्जी टू कैरी लार्ज पार्टिकल, these are deposited first and therefore build up along the banks of river to form a natural embankment which are called levees. The levees which become higher every time the river flood. अब क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़े बड़े पत्थरों को लेकर जाने के लिए नदी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले वो बड़े पार्टिकल्स को डिपॉजिट करती है. इसकी वजह से नदी के किनारों पर एक नेचुरल दीवार जैसी चीज़ बन जाती है जिसे हम लेवीज कहते हैं. और जैसे जैसे हर साल नदी में बाढ़ आती है तो वो लेवीज जो हैं वो ऊंचे होते रहते हैं. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लेवीज. Deltas. Deltas are formed at the mouth of a river where the river flow into the ocean or other water body. Deltas तब बनते हैं जब कोई नदी या तो ओशन में या किसी दूसरी वाटर बॉडी के अंदर जाकर मिलती है. When a river carrying sediment reaches a body of standing water, it reduces its velocity, causing it to deposit the sediment at the mouth. तो जब भी एक नदी जो अपने साथ बहुत सारे सेंडिमेंट्स लेकर चल रही है, जब वो किसी खड़े हुए पानी के पास पहुंचती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और उसको उसके साथ जो सेंडिमेंट्स हैं उसको वहीं पर डिपॉजिट उसके माउथ के पास उसको करना पड़ता है. ओवर दीज सेंडिमेंट्स बिल्ड अप टू राइज अबव द सरफेस ऑफ वाटर. और जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है, साल दर साल, तो क्या होते हैं इन सेंडिमेंट, ये जो सेंडिमेंट्स डिपॉजिट होते रहते हैं, कई बार ये पानी के सरफेस के ऊपर तक पहुंच जाते हैं. द रिवर देन कट अक्रॉस द लैंड एंड फॉर्म डिफरेंट ब्रांचेस. तो उसमें क्या होता है कि नदी का एक साथ ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है, तो वो छोटी छोटी ब्रांचेस में कट कर आगे जाती है. एंड दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो sea wave is also a form of exogenic force which can create changes in landform. Sea caves. Continue wave action of the sea erode the rocky face or the seashore to form caves. It means कि रॉक का जो भी फेस यानी कि जो भी तरफ समुंदर की तरफ होता है, तो बार बार जब समुंदर की जो वेव्स हैं, सी वेव्स हैं, बार बार उस चट्टान से टकराती हैं तो वो उसके अंदर गहरे गहरे खड्डे बना देती हैं जिन्हें हम कहते हैं सी केव्स. सी आर्क्स. तो क्या होता है कि जब टाइम बीतता रहता है वो बार बार फिर से प्रेशर बनाती हैं, तो केव की जो है वो पिछली दीवार गिर जाती है तो वो सिर्फ दीवारें रह जाती हैं, फिर वो बन जाती है सी आर्क. स्टैक आर फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ मेन लैंडफॉर्म इज इरोडेड बाय वाटर एक्शन लाइक वाटर क्रैशिंग अगेंस्ट द रॉक. तो अब जब ये बीच वाली जो छत है, जब ये भी गिर जाती है बार बार पानी के टकराने से, तो वो बन जाते हैं स्टैक्स. सी वेव्स लीव बिहाइंड सेंडिमेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइन सैंड एट दीज प्लेसेस आर कॉल्ड बीचेस. तो जब समुंदर की लहरें अपने साथ सेंडिमेंट्स लेकर आती हैं और वो उन्हें किनारे पर ही छोड़ देती हैं,
तो वो बन जाते हैं सी बीचेस। ग्लेशियर, glaciers are river of ice which too erode the landscape by bulldozing soil and stone to expose the solid rock below. Glacier carve out deep hollow there. As the ice melt, they get filled up with the water and become beautiful lakes in the mountains. ग्लेशियर मतलब बर्फ़ की नदी। अगर हम हिंदी में देखें तो ग्लेशियर को कहा जाता है हिम नदी। तो जो बर्फ़ है वो भी लैंडस्केप को इरोड करती है, यानी कि ज़मीन को घिसती है। तो जैसे जैसे ग्लेशियर्स जो हैं वो कहीं से जाते हैं, धीरे धीरे खिसकते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर गहरे गहरे खड्डे बना देते हैं। और जब बर्फ़ पिघलती है तो इन बड़े बड़े एरियाज़ में, बड़े बड़े खड्डों में पानी भर जाता है और इस तरह से माउंटेन के बीच में सुंदर सुंदर बहुत ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती हैं। Glacial moraines, the material carried by the glaciers such as rock, big and small, sand and silt get deposited. They deposit form glacial moraine. तो जब ग्लेशियर्स चलते हैं, धीरे धीरे बर्फ़ खिसकती है, तो वो अपने साथ बड़ी छोटी रॉक, सैंड, सिल्ट्स ये सब लेकर चलती हैं और जहाँ पर वो उन्हें डिपॉजिट कर देती हैं उन एरियाज़ को हम कहते हैं ग्लेशियल मोरेन। Now let we talk about air. Wind flowing over a long period create different landforms. कि जब हवा बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ के पास से गुजरती है तो वो भी उन एरियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती है। Mushroom rocks. In desert you can see rocks in the shape of mushroom, commonly called mushroom rocks. Wind erode the lower section of the rock more than the upper. तो कई बार डेजर्ट के अंदर हवाएं जो हैं वो रॉक के नीचे वाले सेक्शन को ऊपर वाले सेक्शन की बजाय ज़्यादा घिस देती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा बेस होता है वो नैरो हो जाता है और जो हमारा टॉप है वो वाइड हो जाता है। तो इस तरह जो रॉक्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं मशरूम रॉक्स। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मशरूम रॉक। Sand dunes. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing and the sand fall and get deposited in low hill-like structure, these are called sand dunes. जब हवा बहती है तो वो अपने साथ बहुत सारा रेत लेकर चलती है और जैसे ही उस हवा के रास्ते में कोई भी रुकावट, कोई भी दीवार आ जाती है, कोई भी चीज़ आ जाती है तो वो उस रेत को वहीं डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक रेत की पहाड़ी जैसी स्ट्रक्चर बन जाता है और उन्हें हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। लोएस, व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट एंड द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, व्हेन द सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज, इट इज़ कॉल्ड लोएस। तो जब बहुत ही अच्छा जो रेत होता है, बहुत फाइन रेत होता है और जब हवा उसे बहुत दूर तक अपने साथ बहा कर ले जाती है और एक बहुत बड़े एरिया पर छोड़ देती है, उसे हम कहते हैं लोएस। Now let we see the difference between endogenic forces and exogenic forces. It occurs beneath the surface of earth. It means endogenic जो forces हैं वो अर्थ के नीचे काम करती हैं. It cause natural devastation and physical change in the earth surface like earthquake, volcanoes and formation of mountains or valleys. और इसकी वजह से कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. तो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से अर्थक्वेक, वॉल्केनोज और माउंटेन्स बनते हैं. एक्सोजेनिक फोर्सेस ये वो फोर्सेस हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर काम करती हैं. इसकी वजह से सी आर्क्स, मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून, सी बीचेस इस तरह की चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं.